आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के विषय में हम पुनर्जागरण का यूरोपीय इतिहास लेखन पर प्रभाव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत हम एनलाइटमेंट, प्रबोधन युग या ज्ञानोदय के काल के बारे में या बुद्धिवादी या तर्कवाद के युग के बारे में चर्चा करेंगे। इस युग में विशेषकर किस प्रकार से इतिहास लेखन की परंपरा विकसित होती है और इस इतिहास लेखन को इतिहास दर्शन में किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिवादी युग या तार्किक ढंग के युग को हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि इतिहास लेखन में इससे पहले हमने मानववाद और विज्ञानवाद के बारे में चर्चा किया था। विज्ञानवाद के युग में भी उस इतिहास लेखन का दृष्टिकोण दिखाई देने लगता है जिसमें बुद्धि और तर्क का प्रस्तुतिकरण किया जाने लगता है, लेकिन उसका माध्यम संपूर्ण दृष्टिकोण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जिसे वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से सिद्ध किया जाना ही एक तर्कपूर्ण ढंग कहलाता था। तो उस युग को हम विज्ञानवाद के युग की चर्चा कह रहे थे। लेकिन जैसे ही हम एनलाइटमेंट की चर्चा करते हैं, प्रबोधन और ज्ञानोदय काल के बारे में, जिसका तात्पर्य होता है प्रबोधन का युग या ज्ञानोदय का युग, एक प्रकार से एनलाइटमेंट का जो तात्पर्य होता है एक अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ना, जो कि 18वीं शताब्दी में इसके बारे में चर्चा मिलती है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि एक अंधकार का युग, जिसे डार्क एज है, उस पे जो इतिहास लेखन की व्याख्याएं मिल रही थी, उससे हम एक उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। और उजाला जो प्रकाश या उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो प्रकाश की किरणों की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका तात्पर्य यह है कि हमें बुद्धि और तर्क के माध्यम से उस युग के बारे में हम तर्कात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जो कि इतिहास दर्शन की एक नवीन व्याख्या कहलाती है, जो बुद्धि और तर्क का प्रयोग करते हुए इतिहास लेखन की व्याख्या किया जाना। इससे पहले हमने बताया था कि वैज्ञानिक इतिहास लेखन में जिसके बारे में रेने डेकार्टेस और न्यूटन और गैलीलियो या हम अन्य इतिहासकारों और दार्शनिकों को दृष्टिकोण में देखते हैं, जो वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से एक नया आयाम तो प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन उसको नवीन दृष्टिकोण में, जिसमें इतिहास दर्शन के तर्कात्मक ढंग का प्रस्तुतिकरण और बौद्धिक दर्शन का प्रस्तुतिकरण, या हम कह सकते हैं बौद्धिक चिंतन के माध्यम से उसको तर्क के माध्यम से एक दार्शनिक व्याख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण करना, इतिहास लेखन का एनलाइटमेंट युग या ज्ञानोदय के युग या हम कह सकते हैं प्रबोधन के युग की व्याख्या कही जाती है, जिसका प्रारंभ 18वीं शताब्दी में होता है। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या हम ये कर दें कि प्रारंभिक दौर के कुछ इतिहासकार जो बौद्धिक चिंतन या बौद्धिक क्रांति के रूप में जाने जाते हैं, जिसपे हम देख सकते हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुस्तक कंसिडरेशन ऑन द कॉजेस, जैसे कि हम मॉन्टेस्क्यू से पहले बता दें कि ये बुद्धिवादी क्रांति या बौद्धिक इतिहास लेखन का जो दृष्टिकोण बन रहा है, ज्ञानोदय इतिहास लेखन का दृष्टिकोण, इसमें एक नया आयाम प्रस्तुत किया गया, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हटकर। वो आयाम क्या था, उसे ये देखना पड़ेगा कि हमें राजनीतिक दृष्टिकोण में या हम कलात्मक दृष्टिकोण में या हम देख सकते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिक अवधारणा के दृष्टिकोण में और दार्शनिक व्याख्या के दृष्टिकोण में या कला साहित्य या अन्य रूप में हम उसको देखते हैं। इतिहास लेखन की व्याख्या को एक तर्कात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया था, जिसके बारे में हमने बताया अभी कि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक कंसिडरेशन ऑन दी कॉजेस में एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जिसपे ये बताया कि रोम का पतन किस प्रकार से होता है। जैसे कि इसमें उन्होंने बताया था कि रोम का उद्भव और उसके बाद उद्भव के पश्चात उसके पतन के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, उन तथ्यों को अपने पुस्तक के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया था। जैसा कि बहुत सारे इतिहासकारों ने या मध्यकालीन इतिहासकारों ने यह व्याख्या की थी, रोम का पतन एक प्रकार से चर्च या पोप की सत्ता या हम ईश्वरीय सत्ता के रूप से उसका पतन हो जाता है, जैसे कि अन्य इतिहासकारों के दृष्टिकोण में आपने देखा होगा कि लिब्बी महोदय के दृष्टिकोण में या टेसिटस के दृष्टिकोण में। लेकिन इन्होंने अपने एक नया आयाम तर्कात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हुए ये बताया कि इतिहास में वह सामाजिक संस्थाएं और नैतिक संस्थाएं उतने उत्तरदायी नहीं होती हैं जितने उस समय का सामाजिक दृष्टिकोण, जिसमें कार्य कारण संबंध के अनुसार खोजा जाए तो बहुत सारे तथ्य मिल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप कहा जाए कि रोम की सत्ता में कोई भी या छोटे से किसी राज्य में या इटली के किसी छोटे से राज्य में
हम देखते हैं कि युद्ध होता है और उस युद्ध के पश्चात वह छोटा राज्य किसी के द्वारा जीत लिया जाता है। जैसे कि पर्सिया वार के बारे में कहा जाए कि पर्सियन वार में अगर कोई युद्ध होता है और पर्सिया को जीत लिया जाता है तो इसका कारण युद्ध माना जाएगा, ना कि वहां का सामाजिक दृष्टिकोण जो उस पर हावी हो रहा है, जिसके हम कह सकते हैं ईश्वरीय सत्ता या नैतिक या पोप की सत्ता या अंधविश्वास, इस तरह की चीजों को वहां पर दृष्टिकोण में देखा जाए तो वो हावी नहीं होगा, बल्कि उस समाज में, उस दृष्टिकोण में आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसके कारण रहे हैं, कॉजेस क्या रहे हैं। तो इसके पश्चात उन्होंने कंसिडरेशन ऑन द कॉजेस के माध्यम से ये कहा कि कारण को खोजना महत्वपूर्ण है और कार्य कारण संबंध, जिसे कहा जाए कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध के दृष्टिकोण में इतिहास को खोजना चाहिए। तो यह व्याख्या का दृष्टिकोण इस पुस्तक के माध्यम से था, जो रोम के उत्पत्ति और पतन के बारे में उन्होंने व्याख्या की थी, किस प्रकार से उत्पत्ति होती है और पतन होता है। इसके लिए उन्होंने सामाजिक संस्थाएं, गणतंत्र और राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर बहुत सारे सांसारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की व्याख्या के रूप में इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया था। फिर उन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी थी, उन्होंने बताया था स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कानून की व्याख्या। अब कानून की व्याख्या के संबंध में इन्होंने अपना एक नया आयाम प्रस्तुत किया था, यह दृष्टिकोण, जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। समाज के आधारभूत सिद्धांतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया था। जैसे कह सकते हैं वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में उन्होंने बताया, और वैज्ञानिक समाजवाद या सामाजिक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, इसको समझने के लिए यह कह सकते हैं, उन्होंने कहा था कि जलवायु परिवर्तन या समाज में उस प्रकार का व्यवहार और जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन या जलवायु कहीं न कहीं व्यक्ति पर प्रभावित या प्रभाव डालती है, जिससे कि मानवीय समाज और संगठन और सभ्यता, जैसे कि एक गणतंत्र शासक है और उसका फिर एक राजतंत्र शासक और निरंकुश सत्ता का जो उद्भव होता है, और उसके उद्भव के पीछे कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन या जलवायु प्रभावी होती है, जिसके तात्पर्य में उन्होंने यूरोप की जलवायु और साथ ही साथ विश्व की अन्य क्षेत्र की जलवायु के बारे में वह व्याख्या करके दिखाते हैं। जैसे कि सामान्य दृष्टिकोण उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से, जैसे कि उत्तर भारत का क्षेत्र या उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो ठंडा प्रदेश है, और साथ ही साथ दक्षिण भारत का क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जहां पर गर्म प्रदेश है, तो वहां पर उनकी भावनाएं और व्यक्ति की कार्यशैली और व्यक्ति का एक शारीरिक संगठन अलग अलग प्रकार से होगा। उसी प्रकार से उसकी एग्रेसिव या अन्य प्रकार की जो कार्य हैं, उनके कार्य का दृष्टिकोण भी उसी प्रकार से होगा। तो इसको उन्होंने सामाजिक या विज्ञान की समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बारे में बताया कि उसके सामाजिक संगठन को हम जलवायु दृष्टिकोण में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि उसी तरह से गणतंत्र और राजतंत्र और उसकी सामाजिक संस्थाएं और एक सामाजिक संस्थाओं में किस प्रकार से उस समाज ने संगठन के रूप में प्रभावित किया, उसके प्रभाव को हमें खोजना चाहिए, उसी दृष्टिकोण में देखना चाहिए, और उसी प्रकार से वो नियम और कानून उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यदि किसी भी सिचुएशन में, या पेंडेमिक सिचुएशन कह सकते हैं, या वर्ल्ड वार कह सकते हैं, या थर्ड वर्ल्ड वार की बारे में अगर चर्चा करें फॉर एग्जांपल के रूप में, जिसमें वाटर रिसोर्सेस के बारे में देखा जाएगा कि उसी के संबंध में युद्ध हो सकता है, जिसे पानी के संबंध में, जल के संबंध में, तो जल को बचाना चाहिए। तो इसके लिए आज ही से हमें प्रयास किए जाते हैं और उस प्रयास करने के लिए नियम भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में पेंडेमिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करने पड़ रहे हैं या लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, तो वो भी एक प्रकार से उस जलवायु परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए, उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करने के साथ साथ वह कानून बनाए जाते हैं और कानून का निर्वहन उसी के अनुरूप किया जा सकता है। तो मानव व्यवहार एक प्रकार से सांसारिक नियमों पर चलता है। एक शब्दों में अगर इसकी व्याख्या की जाए, मानव व्यवहार या मानवीय कार्य या सांसारिक जीवन एक प्रकार से सांसारिक और प्राकृतिक नियमों पर चलता है और उसी प्रकार से वो कार्य करता है और उसी प्रकार से किसी भी राज्य का उत्थान और पतन भी दिखाई देता है। अब आगे हम इसका दृष्टिकोण
के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में वॉल्टेयर के बारे में बताया जाए कि इतिहास लेखन में प्रमुख रूप से जो आपके प्रबोधन काल के या ज्ञानोदय काल के या बुद्धिवादी या तर्कात्मक युग के जो इतिहासकार हैं उनके दृष्टिकोण में हम वॉल्टेयर की चर्चा मिलती है। वॉल्टेयर के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम फ्रांकिस मेरो एरो दी वॉल्टेयर के नाम से जाना जाता है। फ्रांकिस मेरी एरो दी वॉल्टेयर। तो इस प्रकार से हम इसके नाम को जानते हैं। जो वॉल्टेयर है, वॉल्टेयर के बारे में यह कहा जाता है कि वह एक प्रकार से नाटककार, कवि और एक दार्शनिक का सामाजिक विचारक और इसके साथ साथ कलाकार और निबंधकार और साहित्यिक दृष्टिकोण और इतिहासकार, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी विधाएं सम्मिलित थी या गुण थे जिसके माध्यम से वह इतिहास लेखन के एक नवीन आयाम प्रस्तुत कर रहा है। अगर हम उसके नया इतिहास या नवीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसे न्यू हिस्ट्री ऐसे के बारे में देखने को मिलेगा। तो हम प्रारंभिक रूप में चर्चा कर देते हैं कि वॉल्टेयर ने अपने इतिहास लेखन को किस दृष्टिकोण में देखता है। जैसे कि वॉल्टेयर के बारे में विल ड्यूरा नामक एक कवि हैं और उन्होंने बताया था, विल ड्यूरा के संबंध में कहा जाता है कि एक प्रकार से कवि और दार्शनिक उस 18वीं शताब्दी में होते हैं और उस समय उन्होंने इनके बारे में एक नया दृष्टिकोण, नई व्याख्या प्रस्तुत की थी। जैसे कि कहा था कि इटली में पुनर्जागरण हुआ। क्या हुआ? इटली में पुनर्जागरण हुआ, जर्मनी में सुधारवाद हुआ। इटली में पुनर्जागरण और जर्मनी में सुधारवाद हुआ और फ्रांस में वॉल्टेयर हुआ। तो इससे क्या अर्थ मिलता है, इसको इस प्रकार से देखें। इटली में पुनर्जागरण हुआ, जर्मनी में सुधारवाद हुआ और फ्रांस में वॉल्टेयर हुआ। जिसे एक प्रकार से आधी क्रांति के रूप में, जिसे पुनर्जागरण और सुधारवाद के दृष्टिकोण में देखा जाए, आधा सुधारवाद और आधा पुनर्जागरण, जो एक प्रकार से समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा था, जिसे वॉल्टेयर को नाम दिया जाए। ये बहुत ही अच्छी और बड़ी व्याख्या थी जो विल ड्यूरा ने कहा था उस समय के दार्शनिक दृष्टिकोण में, जो कि एक प्रकार से व्यक्ति को, समाज को जागृत करने का भी कार्य कर रहा है और साथ ही साथ सुधार का भी कार्य कर रहा है। तो ये वॉल्टेयर के बारे में, खूबियों के बारे में विस्तृत उन्होंने चर्चा किया। इसके बारे में फिर उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जिसमें कहा था हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स। एक पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स 12th के बारे में, और जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह पुस्तक एक प्रकार से स्वीडन के शासक के बारे में वर्णन मिलता है कि स्वीडन का एक शासक था चार्ल्स 12th, और चार्ल्स 12वें के बारे में यह व्याख्या प्रस्तुत करता है कि जो स्वीडन का देश होता है वह एक प्रकार से चार्ल्स की फिजूल खर्ची के कारण से वह देश प्रभावित होता है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं स्वीडन की जनता को भुगतना पड़ता है। पहला कारण ये, और दूसरा कारण उन्होंने ये भी बताया कि जो स्वीडन के जनता के संबंध में, और साथ ही साथ ये भी बताया कि एक प्रकार से चार्ल्स 12th को महान शासक तो कहा जाता है, लेकिन वह एक असामान्य व्यक्ति था जो बहुत सारे ऐसे फिजूल खर्चे या बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा था। इसके बारे में इसकी आलोचना भी की जाती है। बहुत सारे विद्वान के द्वारा यह आलोचना मिलती है कि इन्होंने एक प्रकार से, वॉल्टेयर ने जो अपना दृष्टिकोण अपनाया है वह दृष्टिकोण यह होता है कि एक प्रकार से एक पक्षीय या स्वयं की व्याख्या करता है। इसके साथ साथ ये भी व्याख्या मिलती है कि उसपे उसके जो तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया था और घटनाओं के बारे में जब वर्णन करता है तो उसमें कुछ भ्रम भी पैदा होता है, मतलब कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। तो इतिहासकारों का यह मत दिखाई देता है। हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स 12th के बारे में कहा जाता है 1731 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, एज ऑफ लुइस 14। एज ऑफ लुइस 14, लुइस 14 के बारे में, उनके युग के बारे में चर्चा करता है। 1751 एडी में इसकी पुस्तक, सेंचुरी में यह पुस्तक प्रकाशित होती है। और लुइस चतुर्थ 14वें के बारे में यह व्याख्या करता है कि एक प्रकार से उस समय लुइस का शासन जो चल रहा था उसको अगर हमें देखना पड़े
और स्वीडन के शासन को या अन्य देश के क्षेत्रीय शासन को देखना पड़े, तो उसके लिए कहीं ना कहीं समाज के अन्य वर्ग उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि आपसे एक व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए या एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि कोई भी एक देश के बारे में अगर वो आजाद हो रहा है या आजादी प्राप्त हो रही है, तो उसके पीछे जो शासक के बारे में व्याख्या करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं मुगल शासक के उत्थान और पतन के बारे में अगर हम एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करें, तो उसके बारे में किसको मानेंगे आप? अकबर के रूप में देखेंगे कि अकबर ने बहुत सारे युद्ध जीते और उसके बाद उसकी शक्ति का उत्थान हुआ। लेकिन यहां पर यह कहता है कि जिस प्रकार से हम लुईस 14 के बारे में अगर व्याख्या करते हैं, अगर वो कोई भी वार प्रारंभ कर रहा है और उस युद्ध में यह शासक जीत जाता है, तो प्रशंसा इस शासक की जाएगी। लेकिन एक नए दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया था, इसके लिए वहां पर उन्होंने उस देश के या स्वीडन देश के अन्य व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया। जैसे कि उन्होंने कहा राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, कलाकार, इसके अलावा दार्शनिक या बहुत सारे कवि और बहुत सारे साहित्यकार, या अन्य दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं कलात्मक साहित्य और वहां की कला वस्तु, वास्तुशास्त्र, या बहुत सारे ऐसे ऑल ओवर एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि जिसके लिए अन्य अन्य क्षेत्र के इतिहासकार, दार्शनिक या अन्य प्रकार के व्यक्ति जो बौद्धिक क्रांति में उत्तरदायी होते हैं, उन्हीं की वजह से वह इतिहास या वह देश प्रभावित होता है, जिसमें बहुत सारे सलाहकार। राजनीतिक क्या होगा? सलाहकार देगा, कूटनीतिक उसकी सलाह के बारे में बताएगा, वैज्ञानिक आविष्कार करेगा, उससे देश का विकास होगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने एक नया दृष्टिकोण, नया आयाम बनाया, जो कि यह था कि उसको हमें एक समाज के हर बिंदु पर देखना चाहिए। समाज के हर क्षेत्र में, जो अन्य क्षेत्र में जो समाज को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति, कलाकार या समाज, तो उस दृष्टिकोण में हमें इतिहास को खोज कर देखना चाहिए। तो ये इस प्रकार से लुईस 14 के बारे में बताता है कि किस प्रकार से हमें इतिहास को खोजना चाहिए, और उसके पीछे हम बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं और बहुत सारी चीजों को बताया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, प्रशंसा करने में कहा जाता है कि एक प्रकार से इसके लिए बहुत सारे जो प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं युद्ध के लिए, वार के लिए, वो उत्तरदायी होते हैं इस समाज और संगठन को इतिहास के दृष्टिकोण में उस युद्ध को जीतने के लिए। इसके साथ हम देखते हैं कि उन्होंने एक नई पुस्तक लिखी, जिसे बहुत भागों में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसमें ऐसे नाम से इनकी पुस्तक होती है निबंध, और निबंध को न्यू हिस्ट्री के नाम से या नवीन इतिहास दृष्टिकोण के नाम से भी देखा जाता है। नवीन इतिहास, और नवीन इतिहास या नया आयाम क्या होता है वह उनके शब्दों में ही समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे तथ्यों को खोजने के कार्य कारण संबंध और उसकी व्याख्या के लिए छुपे हुए तथ्यों को खोजना बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए उन्होंने पूरे सामाजिक संगठन को उत्तरदायी ठहराया। और स्वयं बोलता है कि मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से आयाम है, कौन से विविध आयाम है, जिसमें एक मानव असभ्यता से सभ्यता के दौर में वह पहुंचता है, जिसे हम कह सकते हैं बारबेरिक एज से सिविलाइज्ड होता है। तो हम देखते हैं कि असभ्यता से एक सभ्यता के दौर में वह किस बिंदुओं को आगे बढ़कर पहुंचता है, इसके पीछे वह और व्याख्या करता है, वह अपने शब्दों में और इसको विस्तृत रूप में बताना चाहता है। तो इसके पीछे वह तात्पर्य बताता है कि इसके लिए उसके व्यक्ति के उत्थान के लिए स्वयं व्यक्ति जिम्मेदार है कि वो किस प्रकार से अपने आप को प्रोग्रेसिव युग में ले जाता है। हम देखते हैं तो इस पे कहता है कि पहले वो गणतंत्र का विकास होता है, कहता है ये पहले एक सामाजिक होता है, समाज होता है, सामाजिक संगठन का निर्माण होता है, सामाजिक संगठन से फिर गणतंत्र का निर्माण होता है, और गणतंत्र के पश्चात फिर वो राजनीतिक स्वरूप का निर्माण होता है, और राजनीतिक स्वरूप के पश्चात वह एक समाज सिविलाइज्ड होकर अपना कार्य करता है, जिसके पीछे बहुत सारे तत्व, जो कि हमने बताया था, वैज्ञानिक और इतिहासकार, दार्शनिक, बौद्धिक या अलग अलग प्रकार के जो वास्तुशिल्प और कलाकारों या कवियों का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमें उन आयामों को या उनके बहुत सारे कार्यों को खोजना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से अपने कार्य किए हैं।
जिससे कि मानव अपने सभ्यता के दौर में पहुंचता है। यो वर्तमान के दौर में जो आज हम पहुंचे हैं, इसके लिए उन तथ्यों को हम उस सामाजिक पूरे समूह में खोजना चाहिए जो कि उसका दृष्टिकोण होता है। और इसी दृष्टिकोण में उन्होंने एक ऐसे या न्यू हिस्ट्री में या हम कह सकते हैं निबंध में 1757 ईस्वी में वह प्रकाशित होती है, इसी में वह प्रस्तुतिकरण करता है। अब हम देखते हैं कि पूरे इतिहास लेखन में इनकी व्याख्या के संबंध में बिल्ड्यूरा इनके बारे में बहुत सारे प्रस्तुतिकरण को एक कह सकते हैं कि मूल्यांकन भी करता है। बिल्ड्यूरा इसके संबंध में कहता है कि एक प्रकार से वॉल्टियर अपने आप को वह प्रूव करना चाहता है जो एक प्रकार से न्यायिक जो न्यायकर्ता करता है, एक जस्टिस करना चाहता है, जो कि इसके दृष्टिकोण में उसकी कमियों को भी दिखाने की कोशिश करता है और अच्छाइयों को भी बताता है कि एक प्रकार से एक इतिहास का दृष्टिकोण सिर्फ इतिहास लेखन और इतिहास की व्याख्या करना चाहिए और उसके नए आयाम विविध आयामों की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन वॉल्टेयर उसकी व्याख्या भी करता है और स्वयं उसको न्यायकर्ता भी बन जाता है। जैसे कि उसने चार्ल्स 12 के बारे में भी कहा और लुइस 14 के बारे में भी कहा और अपने नए आयामों के बारे में वह व्याख्या करने लगता है कि किस प्रकार से समाज में ये उत्तरदायी होते हैं। तो एक प्रकार से ये स्वयं न्याय भी करने लगता है और इतिहासकार का उद्देश्य यही होना चाहिए, इतिहास लेखन का कार्य होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में बिल्ड्यूरा और आगे बढ़ाकर प्रस्तुतिकरण कहता है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने इतिहास को, जैसे कि टैसीसस से लेकर गिब्बन तक के एक इतिहास को अगर हम रोम में देखें या उनके इतिहास दृष्टिकोण को देखें तो उन्होंने एक नया आयाम यह प्रस्तुतिकरण किया कि किस प्रकार से वो कमियां हैं और अंधविश्वास है, आडंबर हैं, उसको एक तर्कात्मक और बुद्धि या बौद्धिकवादी दृष्टिकोण में निकालकर बाहर फेंक दिया। और उसका माध्यम ये था कि यदि जो उचित है उसी की व्याख्या इतिहास में करनी चाहिए और साथ ही साथ एक आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करना चाहिए कि कितना वह शासक सही है और किस प्रकार से होना चाहिए। तो इतिहास लेखन का एक निष्पक्ष दृष्टिकोण जो उन्होंने एक भ्रम वाला दृष्टिकोण नहीं था, एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाया था, निष्पक्षता करते हुए उसे न्याय भी देता है कि किस प्रकार से वह सही होना चाहिए। और एक प्रकार से इसकी एक कमी और अच्छाई भी दिखाई देती है कि इतिहासकार को दृढ़ निश्चित होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है या उसके बारे में क्या बताया जाना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जो चर्चा करेंगे गिब्बन के बारे में बताएंगे, एडवर्ड गिब्बन के बारे में, जो कि ज्ञानोदय इतिहास लेखन के एक नए दृष्टिकोण का इतिहास लेखन लिखते हैं, जिसमें उन्होंने दार्शनिक विचारधाराओं के साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रकार से व्यवस्थित ढंग के रूप में प्रस्तुतिकरण किया। एडवर्ड गिब्बन के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसमें यही बताया जाएगा कि एडवर्ड गिब्बन ने किस प्रकार से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कि एक ज्ञानोदय के काल का इतिहास लेखन जो पुनर्जागरण काल में प्रारंभ होता है और बुद्धिवादी या तार्किक क्रांति या हम कह सकते हैं अंधकार से उजाले की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसके विविध आयामों के हम मेरिट्स और डिमेरिट्स की चर्चा करें, मूल्यांकन करें और इसके साथ ही साथ मॉन्टेस्क्यू का और वॉल्टेयर का भी मूल्यांकन करें। तो इस पे देखते हैं कि एक तर्कात्मक युग या प्रबोधन की युग ने 18वीं शताब्दी में उस इतिहास को बिल्कुल समाप्त या नकारने की कोशिश की जो कि एक वैज्ञानिक युग से पहले जो अंधकार युग में चल रहा था, अंधविश्वास को। जैसे कि वॉल्टेयर के बारे में ही कहा जाता है, ये एक प्रकार से पोप की सत्ता के बारे में या ईश्वरीय सत्ता या धार्मिक इतिहास को निकालकर बाहर करने की बात करता है। बिल्कुल कहता है कि कोई भी कार्य होता है व्यक्ति और संस्था और समाज और सामाजिक दृष्टिकोण में देखना चाहिए, ना कि उस पे स्तरीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में। इसके साथ साथ वह एक पादरी के संबंध में जो वहां के इतिहासों को और चर्च के बारे में जानकारी देता है तो उसकी व्याख्या करता है कि उसने उस प्राथमिक स्रोत के माध्यम से मुझे बहुत सारा इतिहास देने की कोशिश की, लेकिन वह उस पर जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिखाई देता है उसको वह निकालकर बाहर कर देता है। कहता है इसका कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाना चाहिए कि इतिहास में हमें वास्तविकता दिखानी चाहिए और वास्तविकता यही है कि हम तर्क के माध्यम से उसके सत्यता के करीब जो मानविक के कार्य हैं और मानवीय विकास के जो कार्य हैं उसी को हम प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, अन्य इतिहास का उस पर दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए।
तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं इसके नकारात्मक स्वरूप को भी हम चर्चा करें तो यह देखा जाता है कि वैज्ञानिक इतिहास लेखन या हम कह सकते हैं अलाइनमेंट ज्ञानोदय के इतिहास लेखन का एक दृष्टिकोण यह भी होता है कि वो अवहेलना करने लगता है। वह अवहेलना एक अंधकार युग या मध्यकालीन युग की अवहेलना भी करना प्रारंभ कर देता है और इस अवहेलना के कारण से या तर्क के माध्यम से जो अवहेलना करता है इस मध्यकाल में, तो जो अन्य इतिहासकार आते हैं वह कहते हैं क्या मध्यकाल में इतिहास की कोई व्याख्या नहीं मिलेगी, क्या मध्यकाल में वह इतिहास अपने आप को अलग से नहीं दिखाने की प्रस्तुति करता है। तो हम देखते हैं कि एक नई व्याख्या का प्रस्तुतिकरण यहीं से प्रारंभ होने लगता है। वह होता है स्वच्छंदवाद, जिससे हम स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में देख सकते हैं। रोमांटिज्म युग में, जिसमें आगे चर्चा होगी एडवर्ड गिब्बन के पश्चात, क्योंकि एडवर्ड गिब्बन अभी प्रबोधन काल के ही इतिहासकार हैं, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। और इस तर्कात्मक युग के बारे में फिर अगर हम बात करें कि ये इन्होंने एक प्रकार से जैसे कि वैज्ञानिक क्रांति ने और तर्कात्मक या हम प्रबोधन काल के युग ने ये एक भविष्य या उन्नति का विचार प्रारंभ कर दिया। उन्नति का विचार यह है कि अंधकार के युग के बजाय वह कहने लगा कि अब भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। एक जो अतीत कालीन इतिहास है उसको छोड़कर बल्कि भविष्य के लिए जो क्या करना है, क्या अच्छाई है, उसके लिए हमें इतिहास का प्रस्तुतिकरण उसी के अनुरूप किया जाना चाहिए जो भविष्य की कल्पना के दृष्टिकोण में देखा जाए। इसके साथ ही हम एडवर्ड गिब्बन के बारे में, वॉल्टेयर के बारे में भी चर्चा करें। एडवर्ड गिब्बन नेक्स्ट आएंगे टॉपिक में। तो वॉल्टेयर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनके इतिहास लेखन का दृष्टिकोण क्या होता है, और साथ ही साथ मॉन्टेस्क्यू के बारे में भी चर्चा करें तो इनका इतिहास लेखन का दृष्टिकोण क्या होता है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू अपने इतिहास लेखन को एक जलवायु, एक प्रकार से इस पर्यावरण या वातावरण के अनुरूप खोजने की कोशिश करते हैं और उसके प्रभाव को दृष्टिगोचर करते हैं, उसके प्रभाव को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक प्रकृति और वातावरण या इस पर्यावरण में ही इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं और उसके जलवायु प्रभाव को या प्राकृतिक प्रभाव को ही दिखाते हैं कि वो मानवीय सभ्यता पे किस प्रकार से प्रभावी होते हैं। और वॉल्टेयर के बारे में भी यह कहा जाता है कि इन्होंने भी अपने इतिहास लेखन को मानवीय स्वभाव और उसके साथ साथ संस्थाएं और समाज के परिवर्तन और सामाजिक रूप से किस प्रकार से विकास होता है इसके बारे में बताते हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि यूरोप की सभ्यता के बजाय अगर हम एशिया के देशों के बारे में बात करें तो जिसमें भारत है और अन्य एशिया के देश हैं, जिसमें चीन है और अन्य देश हैं, तो उस पे इतिहास की जो नया दृष्टिकोण दिखाई देता है कि यहाँ पर सभ्यता का विकास पहले से चला आ रहा था और सभ्य समाज का निर्माण पहले से हुआ था और चला आ रहा था, जबकि इस सभ्यता का प्रभाव कहीं ना कहीं यूरोप के देश में भी पड़ता है। तो यह दृष्टिकोण इस एशिया के दृष्टिकोण के बारे में भी बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से प्रभाव वहां पर जाता है, जिसपे वो कहते हैं कि समाज सभ्य समाज का निर्माण कर रहा था जो यहाँ पर दिखाई देता है एशिया के देशों में। और इसके नकारात्मक स्वरूप की अगर चर्चा करते हैं तो यह व्याख्या भी मिलती है कि ये समाज का उन्होंने सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और स्वयं एक इतिहासकार ना होकर एक न्यायकर्ता बन जाते हैं, जो कि एक इतिहासकार के रूप में यह न्यायकर्ता का दृष्टिकोण अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ इतिहासकार का कार्य यह होता है कि इतिहास की व्याख्या और उसके विविध आयामों की चर्चा प्रारंभ करनी चाहिए। अब विविध आयाम के रूप में हम देख सकते हैं ऐसे में जो निबंध होता है न्यू हिस्ट्री का अप्रोच बहुत अच्छा होता है, जो कि समाज के अन्य क्षेत्रों में जो बहुत सारे अन्य क्षेत्र जैसे कि सामाजिक संगठन में मानवीय सभ्यता मानव द्वारा किए गए कार्यों का जो विकास का दृष्टिकोण होता है वो प्रभावकालीन होते हैं इतिहास लेखन में, और कहीं ना कहीं इतिहास में वो प्रभाव डालते हैं। जैसे वैज्ञानिकों का योगदान, साहित्यकारों का योगदान और किसी नायक का योगदान, नेशनल लीडर का योगदान, और साथ ही साथ कलाकार का या शिल्पकार का, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो साहित्यकार कार्य करते हैं। तो साहित्यिक योगदान कवि होता है, तो कवि के माध्यम से अपनी कविताओं के माध्यम से एक समाज को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि एक ऐसी भावना आती है जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होते हैं। तो यह दृष्टिकोण जो होता है इनका बहुत ही सही दृष्टिकोण देखा जाए तो इतिहास में इस प्रकार के अगर इतिहास को देखने की कोशिश करें विविध आयामों के माध्यम से एक नवीन इतिहास निकाला जा सकता है या खोजा जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग या विषय को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे आपके अगर जिज्ञासा होंगी या बहुत सारे प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं।